नमस्कार साथियों, और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट स्लेट पॉलिटिकल साइंस में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कक्षा में हमने प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है उसके आलोचनाओं का और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम जानने का प्रयास करेंगे प्लेटो के जो संपत्ति और स्त्री का साम्यवाद सिद्धांत है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे लगभग 2200 वर्ष 2300 वर्ष पूर्व प्लेटो साम्यवाद के विषय में चिंतन कर सका और किस प्रकार का साम्यवादी चिंतन उसने दिया, इन सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान साम्यवाद से किस प्रकार भिन्न है या किस प्रकार पृथक अलग अलग है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है वह, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटो ने अपने न्याय को स्थापित करने के लिए, या यूं कहीं अपना जो आदर्श राज्य है उसको स्थापित करने के लिए दो सिद्धांत दिए हैं। एक दिया है शिक्षा का सिद्धांत और एक दिया है साम्यवाद का सिद्धांत। शिक्षा का सिद्धांत जहां व्यक्ति को चारित्रिक गुणों में या उसके कार्य में जो बाधा आने वाली है उनमें उसकी समझ को विस्तृत करेगा और मानसिक वृद्धि करेगा दार्शनिक शासक के। वहीं जो साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है वह व्यक्ति की जो चारित्रिक दुर्बलताएं हैं और जो चरित्र में दुर्बलताएं आ सकती है उन चीज़ों को रोकने के लिए प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत है उसे दिया हुआ है। तो सांसारिक आकर्षणों, चारित्रिक दुर्बलताओं से अभिभावक गण को कहीं ना कहीं बचाने के लिए और ताकि अभिभावक गण अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट न होने पाए, इसलिए प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत को दिया है। और कहीं ना कहीं इस सिद्धांत के माध्यम से जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसको शासक प्राप्त कर सकते हैं या उस आदर्श राज्य की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। तो जो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि आखिर प्लेटो का जो साम्यवाद सिद्धांत है उसकी प्रेरणा प्लेटो को कहाँ से मिली। तो ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि किसी भी विचारक पर किसी न किसी बात का प्रभाव होता है, तभी वो अपने विचारों को रखता है, उसके विचारों पर किसी न किसी बात का प्रभाव होता है। तो ऐसे ही प्लेटो को भी अपने जो साम्यवादी सिद्धांत है उसकी प्रेरणा पहला स्पार्टा में स्त्रियों को शासन संचालन का अधिकार था, वहाँ से उसे प्राप्त हुई कि स्त्रियों को भी शासन संचालन की स्वतंत्रता है। तो उस चीज़ को देखकर प्लेटो के भीतर भी यह साम्यवादी विचार उत्पन्न हुआ। दूसरा जो स्रोत है वह है 7 वर्ष की आयु के बाद जो स्पार्टा में बालक और बालिकाओं को राज्य के नियंत्रण में ले लिया जाता था, उससे भी प्लेटो के जो साम्यवादी सिद्धांत है उसकी प्रेरणा प्लेटो को मिली। इसके अतिरिक्त जो शासक वर्ग सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करते थे, तत्कालीन यूनान में कहीं ऐसे छोटे छोटे नगर राज्य थे जहाँ की शासक वर्ग सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करते थे, उससे भी प्लेटो को अपने साम्यवादी सिद्धांत की प्रेरणा मिली। उसके अलावा क्रीट एक नगर राज्य है तत्कालीन यूनान का, वहाँ सामूहिक कृषि का क्या था, प्रचलन था। इसके अतिरिक्त एथेंस में पाइथागोरस के अनुयायियों का मानना था कि मित्रों की संपत्ति पर समान रूप से सबका अधिकार होता है। पाइथागोरस के अनुयायी भी तत्कालीन समय में यह मानने लगे थे कि मित्रों की संपत्ति पर समान रूप से सबका अधिकार होता है। और जो छठा कारण था प्रेरणा का, वह था यूरिपाइडीज ने पहले ही स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। कहने का अर्थ यह है कि प्लेटो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने स्त्रियों के साम्यवाद की बात की थी, उससे पूर्व यूरिपाइडीज नामक विद्वान ने भी स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत के साम्यवाद की बात कर ली थी। अब
हम देखने का प्रयास करेंगे आखिर वह कौन कौन से आधार थे जिन आधारों पर प्लेटो ने अपने साम्यवाद सिद्धांत को रखा है। तो 4 आधार ऐसे हैं जिन आधारों पर प्लेटो के साम्यवाद को देखा जा सकता है। पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है दार्शनिक और चौथा है व्यवहारिक आधार। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पे। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो शासकों को भ्रष्टाचार से रोकने के लिए, प्रलोभन से रोकने के लिए, भय की स्थिति से रोकने के लिए और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से दूर रखने के लिए ही प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत को दिया है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति की प्रचुरता हो जाती है या संपत्ति का अधिक्य हो जाता है तो उस संपत्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। यह हमें आज भी देखने को मिलता है। तो इस जो आज भी वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व की है भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार की समस्या को कहीं ना कहीं प्लेटो आज से 2300 वर्ष पूर्व भी समझ चुका था और वह भ्रष्टाचार की समस्या तत्कालीन विश्व में भी व्याप्त थी। तो उस समस्या को से निजात पाने के लिए ही प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत को दिया था। दूसरा है प्रलोभन। प्रलोभन में व्यक्ति आ सकता है, वह संपत्ति का प्रलोभन हो सकता है या अन्य संपत्ति से संबंधित अचल संपत्ति का प्रलोभन हो सकता है, अचल संपत्ति का प्रलोभन हो सकता है। तो उससे शासक वर्ग को दूर रखने के लिए ही प्लेटो ने जो साम्यवादी सिद्धांत है उसको दिया था। भय, आप जानते हैं, डर की स्थिति हो सकती है जब किसी के पास किसी का परिवार होता है तो अपने परिवार के भय के कारण भी व्यक्ति कई बार गलत कार्य करने के लिए या ऐसे कार्य जो कि समाज के लिए सही ना हो उनको करने के लिए उसे बाध्य होना होता है अपने परिवार के भय के कारण। तो इसलिए ही प्लेटो ने शासक वर्ग को परिवार से दूर करने की बात कही है। और चौथा जो है पारिवारिक उत्तरदायित्व। तो अगर व्यक्ति अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों में फंसा रहेगा तो अपने मुख्य कार्य से कहीं ना कहीं विमुख हो जाता है। इसलिए ही प्लेटो ने व्यक्तियों जो शासक वर्ग है उसमें सैनिक वर्ग और जो शासक वर्ग है जिसको संरक्षक वर्ग कहते हैं उनको जो है संपत्ति से और स्त्रियों से दूर रहने की बात की। तो ये तो है इसका मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा है राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार पर अगर हम देखें शासन की स्वच्छता एवं निपुणता हेतु राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में रखने हेतु आपने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पढ़ा होगा और उसमें आपने देखा है कि मॉन्टेस्क्यू महोदय कहते हैं कि शासन के जो 3 अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को पृथक पृथक होना चाहिए और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पर नियंत्रण अवश्य रखते हो पर इनमें से कोई भी 2 समूह एक साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी 2 समूह एक साथ हो जाते हैं तो वो तीसरे समूह को निरर्थक बना देते हैं। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक साथ एकत्रित हो जाए तो वो न्यायपालिका को निरर्थक बना देते हैं। अगर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक साथ एकत्रित हो जाए तो वो कार्यपालिका को निरर्थक बना देते हैं। तो इस चीज को भी प्लेटो कहीं ना कहीं इतने प्राचीन समय में समझ पाया था, इसलिए उसने राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को शासन की स्वच्छता एवं निपुणता हेतु राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में रखने का, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शक्ति है वो अलग हाथों में रहेगी और जो आर्थिक शक्ति है वो अलग हाथों में रखने की बात प्लेटो ने की है। तो एक तो कहीं ना कहीं जो मैंने समझाया कि तीनों शक्तियां अलग अलग हाथों में रहें, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। और राजनीतिक व आर्थिक शक्ति जो वो बोल रहा है, राजनीतिक शक्ति शासक वर्गों के हाथ में रहे और आर्थिक शक्ति जो तीसरा वर्ग है जिसने की सेवा का कार्य करना है उसके हाथों में बनी रहे। इस राजनीतिक आधार पर भी प्लेटो ने क्या है अपने साम्यवादी सिद्धांत को दिया है। तो राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में रखने हेतु, यानी कि जो राजनीतिक शक्ति है वो संरक्षक वर्गों के हाथ में रहेगी और जो आर्थिक शक्ति है वह सेवी वर्ग जो है उसके हाथों में रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने ये दूसरा आधार है प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का। उसके अलावा
जो तीसरा आधार है वह है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार को अगर हम देखने का प्रयत्न करें तो इस आधार पर उसने केवल शासकों को साम्यवाद में झोंका, सरमिर वर्ग को नहीं। यानी कि दार्शनिक आधार पर, दर्शन के हिसाब से उसने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग है उसको संपत्ति से, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह इनके निकट रहता है तो बाकी जितनी भी प्रकार की है, चाहे भ्रष्टाचार, प्रलोभन, भय, पारिवारिक उत्तरदायित्व, इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों में व्यक्ति फंस सकता है और फंसने के बाद अपना जो मुख्य कार्य है उससे विमुख हो सकता है। इसलिए प्लेटो ने कहीं ना कहीं दार्शनिक आधार पर भी हम कह सकते हैं प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत को दिया है। उसके अलावा जो चौथा है वह है व्यवहारिक आधार। व्यवहारिक आधार पर हम देखें तो संपत्ति एवं भय व्यक्ति के विवेक को भ्रष्ट करते हैं, इसलिए शासकों के विवेक को बचाने हेतु व्यवहार पे भी अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट होता है या भ्रष्टाचार पे लिप्त होता है तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक तो वो लालच में करे, संपत्ति के लालच में। दूसरा यह हो सकता है कि उसे भय के कारण किसी ऐसे अनचाहे कार्यों को करना पड़े जिनको कि वह नहीं करना चाहता है, उसको भी भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण। तो भ्रष्ट आचरण में आपको जो जो चीज़ें लगती है कि ये भ्रष्ट आचरण है उसको हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता है कि आर्थिक भ्रष्टाचार जो होता है वो एक अलग बिंदु है, वो भी भ्रष्टाचार के भीतर आता है, किंतु भ्रष्टाचार एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण को सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये चार आधार थे जिन आधारों पर प्लेटो ने कहीं ना कहीं अपने साम्यवाद के सिद्धांत को रखा है। उसके पश्चात अब हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को कि आखिर प्लेटो के संपत्ति का साम्यवादी जो सिद्धांत है वो है क्या। अभी तक हमने समझा कि किन आधारों पर और कहाँ से प्लेटो को अपने साम्यवादी सिद्धांत की प्रेरणा मिली। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्लेटो ने जो संपत्ति का साम्यवाद है उसमें क्या व्यवस्थाएं की है। तो जो सबसे पहले है, संपत्ति संग्रह करने की भावना से प्रेरित होकर शासक वर्ग के सदस्य भ्रष्ट एवं कर्तव्य विमुख हो सकते हैं। इसके लिए प्लेटो ने जो जो व्यवस्थाएं की है ये मैं पहले समझा चुका हूं। अब देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है। पहला, शासक वर्ग को किसी भी प्रकार की आवश्यकता से अधिक व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान नहीं किया है। अर्थात जो शासक वर्ग होगा उसको जितनी आवश्यकता है भोजन वो सार्वजनिक भोजनालयों में करेगा, रहेगा वो सार्वजनिक स्थानों पर रहेगा जो कि राज्य के नियंत्रण पे होंगे, तो रहने की और भोजन की तो उसको कोई दिक्कत हुई नहीं। अब पड़ी अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में हम देख सकते हैं कि विभिन्न कालों में विभिन्न मूलभूत आवश्यकताएं हो सकती हैं। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो उसको पहनने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता हो सकती है, अपने दैनिक उपयोग में जिन चीज़ों का वो प्रयोग कर रहा है उनकी आवश्यकताएं हो सकती है। तो उन जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उससे अधिक उसे किसी भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त ना हो सके, ऐसी व्यवस्था प्लेटो ने अपने साम्यवाद में की है कि शासक वर्ग को क्या है, जितनी उसे आवश्यकता है उससे बिल्कुल भी अधिक संपत्ति प्राप्त ना हो सके, क्योंकि प्लेटो का मानना था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि इससे व्यक्ति भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो सकता है। उसके पश्चात दूसरा जो व्यवस्था की है, उनके ना निजी मकान होंगे ना उत्पादक भूमि। अर्थात प्लेटो ने उनके मकान को भी माना है कि शासक वर्ग के पास निजी मकान भी नहीं होना चाहिए और ना ही उनके पास कोई कृषि भूमि होनी चाहिए। भूमि का टुकड़ा तक नहीं होना चाहिए और मकान भी नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था प्लेटो ने की है शासक वर्ग के लिए। उसके पश्चात सार्वजनिक निवासालय में रहना होगा और सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करना चाहिए या करना होगा। तो जो प्लेटो का शासक वर्ग है उसको सार्वजनिक भोजनालयों में, अर्थात जो राज्य के नियंत्रण में या राज्य द्वारा स्थापित सार्वजनिक भोजनालय होंगे वहीं प्लेटो मानता है कि शासकों को भोजन करना चाहिए और निवास भी सार्वजनिक निवासालयों में। जैसे आपने देखा होगा सार्वजनिक भवन होते हैं तो वैसे सार्वजनिक भवनों में उसको रहना होगा। चौथी व्यवस्था जो प्लेटो ने की है, उन्हें उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितने से कि उनकी वर्ष भर की आवश्यकताएं की पूर्ति
हो सके। वर्ष भर की आवश्यकताएं मैंने जैसे ही बताया है कि भोजन की आवश्यकताएं उनकी सार्वजनिक भोजनालयों से हो जाएगी और रहने की सार्वजनिक निवासालयों में। तो उसके अतिरिक्त जो चुटपुट उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही उसे वेतन मिलना चाहिए। उससे किसी भी प्रकार से उससे अधिक वेतन उन्हें प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पांचवें पॉइंट को समझ लेते हैं पहले। उन्हें सोने और चांदी का उपयोग या स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब संपत्ति के रूप में सोने व चांदी के रूप में भी मनुष्य संपत्ति रख सकता है। तो उसके और वैसे प्रलोभन भी व्यक्ति के पास आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए भी प्लेटो ने क्या है, शासक वर्ग को सोने और चांदी से दूर रहने के लिए भी कहा है। और सोने और चांदी की कोई वस्तु तक उनके पास नहीं होगी, स्पर्श तक नहीं करेंगे। सिर्फ दूर रहने की बात नहीं, यहाँ तक कि प्लेटो मानता है कि सोने और चांदी को स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा। अब हम इन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करें तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण से बचाने के लिए ही प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को दिया है। और संपत्ति ही आज भी अगर हम देखें तो संपत्ति एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति भ्रष्ट आचरण में पड़ सकता है। तो उस चीज़ को प्लेटो ने समझा था। और ये हम प्लेटो की एक दूरदर्शिता कह सकते हैं कि प्लेटो इन वर्तमान की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को इतने वर्षों पूर्व देखने में सफल हुआ था। उसके पश्चात प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को समझने के पश्चात अब हम प्लेटो के जो दूसरा साम्यवाद है, स्त्रियों का साम्यवाद, उसको भी समझ लेते हैं। उसके पश्चात तो जो स्त्रियों का या पत्नियों का साम्यवाद है उसको अब हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्लेटो ने जो अपना स्त्रियों का या पत्नियों का साम्यवाद, क्योंकि स्त्री में समस्त स्त्रियां आ गई और पत्नियां किसी व्यक्ति विशेष की पत्नी हो गई, तो इस साम्यवाद को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उसका मानना था कि संपत्ति के मोह से अधिक स्त्रियों और परिवार का मोह अधिक शक्तिशाली होता है। हम खुद भी देखते हैं कि व्यक्ति संपत्ति से अधिक कहीं ना कहीं अपने प्रेम जो परिवार होता है उससे प्रेम करता है। तो उस मोह की बात ही प्लेटो कर रहा है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु उसने परिवार या पत्नियों के साम्यवाद का विचार दिया। दो रीजन थे जिस कारण उसने पत्नियों का साम्यवाद दिया। एक तो कहीं ना कहीं जो संपत्ति है उससे अधिक मोह व्यक्ति को स्त्रियों का हो सकता है, और दूसरा जो स्त्रियों की दशा थी तत्कालीन समय में, उस स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए भी, यानी कि ये दो रीजन थे जिस कारण प्लेटो ने अपने पत्नियों के साम्यवाद को दिया है। तो अपने पत्नी के साम्यवाद में क्या क्या व्यवस्था प्लेटो करता है। पहला, अभिभावक गण व्यक्तिगत परिवार के कुप्रभावों से मुक्त हो सके। रीजन ये है कि जो अभिभावक गण है, अभिभावक गण मैंने आपको बताया संरक्षण गण भी उसे कह सकते हैं, जो सैनिक वर्ग है और जो शासक वर्ग है, दोनों को मिलाकर ही अभिभावक या संरक्षण गण बनता है, संरक्षक गण बनता है। तो ये लोग व्यक्तिगत परिवार के कुप्रभावों से, क्योंकि परिवार के कुछ अच्छे गुण होते हैं, यानी कि परिवार से कुछ लाभ व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति सामाजिक बनता है, विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं, किंतु परिवार के कारण ही कुछ व्याधियां भी व्यक्ति के जीवन में आती है या कुछ रिस्ट्रिक्शन भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए या उसके जो परिवार होने से जो कुप्रभाव पड़ सकते हैं व्यक्ति के जीवन में, उन कुप्रभावों से बचाने के लिए प्लेटो ने जो है अपने स्त्रियों के साम्यवाद को दिया है। तो विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि अगर किसी का बालक है तो उसे बालक के लिए समय देना पड़ेगा, पत्नी है पत्नी के लिए समय देना पड़ेगा। तो इन सब लोगों को समय देने में अपना जो मूल समय है, अपना जो समय का उसे अपने कार्य में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यक्ति को वहाँ से अपने कार्य की कटौती, अपने समय की कटौती करनी होती है। तो इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्लेटो ने अपने पत्नियों के साम्यवाद को दिया है। अगर हम देखें कि एक व्यक्ति है, उसके पास परिवार है, उसके बच्चे हैं, पत्नियां हैं, और उसे भी किसी कार्य को करना है, किसी सार्वजनिक कार्य को करना है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास कोई परिवार नहीं है और उसे भी वही सार्वजनिक कार्य करना है, तो वह उस सार्वजनिक कार्य पे ज़्यादा समय दे सकता है। जबकि जिसके पास पत्नी बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं उसे उस समय की कटौती होगी, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए
अपनी पत्नी के लिए भी समय देना होता है। तो इन कुप्रभावों को से बचने के लिए ही कहीं ना कहीं प्लेटो ने साम्यवाद के अपने इस सिद्धांत को दिया है। दूसरा, स्त्रियां परिवार के बंधन से मुक्त होकर पुरुषों के समान शासन संचालन की अधिकारी बन सके। तो कहीं ना कहीं अगर एक जो स्त्रियां होती है, आज भी हम देखते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों से निकृष्ट समझा जाता है आज के समाज में भी। वैसे अब ये अवधारणा कम होने लगी है, किंतु अभी भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे कि जो कि स्त्रियों को पुरुषों से कम समझते हैं और स्त्रियों को कई प्रकार के कार्यों से वंचित करने की बात करते हैं। तो प्लेटो भी कहीं ना कहीं आज से 2400 वर्ष पूर्व इस बात को समझ पाया कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आज 20वीं सदी में जाकर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो जैसे दार्शनिक ने आज से हजारों वर्ष पूर्व क्या है, स्त्री स्वतंत्रता की बात कहीं ना कहीं सबसे पहले ये मान सकते हैं कि स्त्री स्वतंत्रता की बात की थी। तीसरा, और स्त्रियों के जो परिवार के बंधन होते हैं उनसे मुक्त करने की बात प्लेटो ने की थी। तीसरा है उत्तम संतान प्राप्त हो सके। प्लेटो ने एक विशेष प्रकार की अपनी जो साम्यवाद दिया है उसमें एक विशेष प्रकार की योजना दी है जिससे कि उत्तम संतान प्राप्त हो सके। भले ही हम उसे व्यावहारिक तो नहीं कह सकते, किंतु प्लेटो ने दिया है तो उसे समझना आपको पड़ेगा कि किस प्रकार की योजना है। प्लेटो का मानना था कि परिवार न होकर जो श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ महिलाएं होगी, उन श्रेष्ठ पुरुषों और उन श्रेष्ठ महिलाओं को एक स्थान पर रखा जाएगा और उससे जो संतानें उत्पन्न होगी वह भी श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न होगी। यानी कि आज जैसे हम देखते हैं कि व्यक्ति विवाह करता है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, अलग अलग संप्रदाय में विवाह के अलग अलग तरीके हैं और परिवार बसाता है। तो प्लेटो का मानना था कि उसका कोई निश्चित परिवार नहीं होगा, किंतु उसे संतान उत्पत्ति का अधिकार होगा। वह भी किन्हें? जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। जो श्रेष्ठ नहीं होंगे उन्हें संतान उत्पत्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर व्यक्ति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से मेरा तात्पर्य है किसी भी रूप में श्रेष्ठ, बुद्धि से श्रेष्ठ हो, साहस से श्रेष्ठ हो, इन दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ हो सकता है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे अगर वो संतानें उत्पन्न करेंगे तो उससे जो उत्पन्न संतानें होगी वह भी श्रेष्ठ होगी। अगर कोई व्यक्ति बाहुबली या शक्तिशाली है और महिला भी शक्तिशाली है तो उनसे जो संतान की उत्पत्ति हो सकती है वो संतान भी माना जा सकता है जेनेटिकली कहीं ना कहीं क्या होगी, शक्तिशाली संतान उत्पन्न होगी। जबकि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है और कमजोर स्त्री, कमजोर पुरुष है, अगर उनसे संतानें उत्पन्न होती है तो जेनेटिकली कहीं ना कहीं वो कमजोर होगी। ऐसे ही हम बुद्धि के रूप में भी देख सकते हैं, अगर श्रेष्ठ बुद्धि के व्यक्तियों के माध्यम से संतानें उत्पन्न होगी तो वह श्रेष्ठ बुद्धि की संतानें होंगी, जबकि निकृष्ट बुद्धि की संतानें निकृष्ट होगी। तो प्लेटो का मानना था कि इससे हम रोक लगा सकेंगे और अपने जो राज्य है उसमें श्रेष्ठ लोगों को ही उत्पन्न करेंगे और जो श्रेष्ठ नहीं होंगे उनकी उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। इस एक अलग ही प्रकार की विचारधारा कहीं ना कहीं प्लेटो ने दी है, जिसे कहीं ना कहीं अगर बहुत उच्च स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं सद्गुण है तो कहीं दुर्गुण भी है। क्योंकि अभी हम इसकी आलोचनाओं, जब हम प्लेटो के सिद्धांत की आलोचनाओं को देखेंगे तो उसके प्लेटो के जो साम्यवादी सिद्धांत की आलोचनाएं हैं जब हम उनको देखेंगे तो तब हम पाएंगे कि क्या क्या दुर्गुण प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के निकले जा सकते हैं। तो प्लेटो के पत्नी के और स्त्री के जो सिद्धांत है साम्यवाद का, उसको समझने के पश्चात अब हम कुछ विशेषताएं प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की निकाल सकते हैं। तो वैसे तो विभिन्न प्रकार से आप लोग अब, क्योंकि मैंने पत्नियों का साम्यवाद भी समझा दिया है और स्त्रियों का साम्यवाद भी समझा दिया है, तो कई प्रकार की विशेषताएं आप भी निकाल सकते हैं। पर मुख्य रूप से जो विशेषताएं निकलती है वह यह है। पहली विशेषता है साम्यवादी व्यवस्था का संबंध केवल शासक व सैनिक वर्ग से है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो व्यवसायी वर्ग है उसके लिए साम्यवाद प्लेटो ने नहीं लगाया है, केवल संरक्षक वर्ग जो है उसमें सैनिक और जो शासक है उनके लिए ही प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था की है। उन्हें ही परिवार और संपत्ति से दूर रहने की बात की है ताकि वो अपने भ्रष्ट आचरण से बच सके। उसके अलावा दूसरा, व्यवस्था का आधार
मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, दार्शनिक व व्यवहारिक है। तो मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ कि 4 आधारों पर प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत दिए हैं। मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, दार्शनिक व व्यवहारिक, इसको मैं पीछे समझा चुका हूँ। उसके पश्चात अभिभावकों के रहने व खाने का प्रबंध राज्य द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो संरक्षक वर्ग है और अभिभावक वर्ग है, दोनों एक ही है, कंफ्यूज ना होइएगा। संरक्षक वर्ग है, उसके खाने और रहने की व्यवस्था का कार्य कहीं ना कहीं राज्य को सौंप दिया है प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से। चौथा, स्थायी विवाह संरक्षकों हेतु वंचित। स्थायी विवाह का अर्थ है एक ऐसा विवाह जिसमें व्यक्ति अपने परिवार विवाह करे और उसके पश्चात वो जिस व्यक्ति से, जिस महिला या पुरुष से विवाह करे, उससे वो जीवन भर संबंध रहे उसका। ऐसे विवाह को क्या है, प्लेटो ने अपने राज्य में वंचित कर दिया है संरक्षकों के लिए। जो व्यवसायी वर्ग है या जो सेवी वर्ग है, कहीं ना कहीं वो ऐसे विवाह कर सकता है, किंतु सैनिक वर्गों को और शासक वर्गों को ऐसे विवाह करने की अनुमति प्लेटो नहीं देता है। उसके पश्चात अंतिम जो विशेषता है वह है उत्तम संतानों की प्राप्ति। तो प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत था, कहीं ना कहीं उत्तम संतानें उत्पन्न हो सके, एक अजीबोगरीब प्रकार की योजना कह सकते हैं इसे, कि उत्तम संतानों की प्राप्ति। किंतु जो भी है, प्लेटो के जो साम्यवादी सिद्धांत है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो प्लेटो की साम्यवाद को समझने के पश्चात, उसके पत्नियों के और स्त्रियों के साम्यवाद को समझने के पश्चात और उसकी विशेषताओं को समझने के पश्चात, अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आधुनिक साम्यवाद है उससे प्लेटो के साम्यवाद की तुलना करने का प्रयास हम करेंगे। तो आधुनिक जो साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद यानी कि जो मार्क्सवादी साम्यवाद है, मार्क्स का जो सिद्ध साम्यवाद है, उससे अगर हम प्लेटो के साम्यवाद की तुलना करने की कोशिश करें तो कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हमें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे समानताओं को। तो दोनों की राज्य की तुलना में व्यक्ति को गौण समझती है, दोनों ही राज्य की तुलना में व्यक्ति को गौण समझती है। यानी कि चाहे प्लेटो का साम्यवाद हो और चाहे मार्क्स का साम्यवाद हो, दोनों के दोनों राज्य को अधिक महत्व देते हैं और व्यक्ति को कम महत्व देते हैं। राज्य की तुलना में व्यक्ति को गौण समझती है। गौण समझती का अर्थ है कि जैसे आज हम लोकतांत्रिक राज्य में देखते हैं, जहां राज्य से अधिक व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, व्यक्ति के अधिकारों पर, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि राज्य के अधिकारों, राज्य पर कम जोर दिया जाता है लोकतांत्रिक समाज में। किंतु जो साम्यवादी समाज है उसमें राज्य पर अधिक जोर दिया जाता है और राज्य पर अधिक जोर दिया जाता है और व्यक्ति पर कम जोर दिया जाता है। यानी कि यह माना जाता है कि व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए है। ठीक है। उसके पश्चात दूसरा जो समानताएं हैं वह है दोनों ही व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा व कर्तव्यों पर जोर देती है। चाहे साम्यवादी व्यवस्था प्लेटो की हो चाहे मार्क्स की हो, वह व्यक्ति के अधिकारों को गौण समझती है और व्यक्ति के लिए कर्तव्यों की बात करती है। उसके पश्चात तीसरा है दोनों ही व्यक्तिगत संपत्ति की विरोधी है तथा उसे समस्त बुराइयों की जड़ मानती है। आपने मार्क्स के साम्यवाद को पढ़ा हो अगर, तो आप जानते होंगे कि मार्क्स भी संपत्ति को सभी बुराइयों की जननी मानता है और यह मानता है कि संपत्ति को ही समाप्त कर दिया जाए, व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए तो राज्य के भीतर जितनी बुराइयां हैं उन सब बुराइयों का समापन हो जाएगा। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं, सभी बुराइयों को, क्योंकि सब बुराइयों की जो मेन जड़ है वो भ्रष्टाचार होती है। यानी कि भ्रष्ट आचरण वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो जब भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाएगा तो अन्य बुराइयां भी क्या है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। संपत्ति के लिए ही किसी का कत्ल किया जाता है, संपत्ति के लिए ही लूटपाट होती है, संपत्ति के लिए ही व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों में आता है। तो ये सारी बुराइयां जब व्यक्तिगत संपत्ति को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो मार्क्स भी यह मानता है और प्लेटो भी यह मानता है कि इन समस्त बुराइयों का समापन हो जाएगा। उसके पश्चात जो चौथी विशेषता है, दोनों के द्वारा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया है। अधिनायकवादी यानी कि जहां शासक को असीमित शक्तियां प्राप्त हो, शासक पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जा सके, ऐसी
शासन व्यवस्था को अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो प्लेटो ने भी दार्शनिक शासक को समस्त प्रकार की शक्तियां प्रदान कर दी है, और साम्यवादी शासन में भी जो शासक होता है उसको समस्त नियंत्रण से क्या है, मुक्त रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में अधिनायक शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया है। उसके पश्चात अंतिम जो समानता दोनों के मध्य हो सकती है वो है दोनों ही शासन व्यवस्थाओं का उद्देश्य, चाहे वो मार्क्सवादी साम्यवाद हो और प्लेटो का साम्यवाद हो, दोनों का उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है जो लोक कल्याण व समाज सेवा पर आधारित हो। यानी कि लोक कल्याण प्लेटो भी चाहता था कि जनता का कल्याण हो और समाज की अधिक से अधिक सेवा हो सके, क्योंकि दार्शनिक शासक उत्पन्न करने का अर्थ यह था कि समाज लोगों का कल्याण हो सके और समाज की अधिक से अधिक सेवा वो दार्शनिक शासक कर सके। प्लेटो का भी यही था, और जो मार्क्स का साम्यवाद है वह भी लोक कल्याण व समाज सेवा पर ही आधारित है। तो ये कुछ समानताएं थी प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद में। अब हम कुछ असमानताओं को देखने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात आज के लेक्चर को यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी बची हुई बातों को हम कल देखने का प्रयास करेंगे। तो असमानताओं में पहली है, प्लेटो आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता है, जबकि मार्क्स राज्य रहित आदर्श समाज। तो यानी कि जहां हमने पढ़ा है कि मार्क्स राज्य को ही समाप्त करना चाहता है, किंतु प्लेटो ऐसा नहीं करना चाहता था। वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, यानी कि राज्य अपने आदर्श रूप तक पहुंच सके। इसलिए प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को दिया, जबकि मार्क्स अपने साम्यवाद में कहीं ना कहीं राज्य को ही समाप्त करने की बात करता है। उसके पश्चात जो दूसरा असमानता है वह है, प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, जबकि मार्क्स का पूर्ण साम्यवाद है। कहने का तात्पर्य है, प्लेटो का जो साम्यवाद है वह सिर्फ शासक वर्गों के लिए है और संरक्षक वर्गों के लिए है, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वो राज्य के भीतर रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए है, यानी कि संपूर्ण राज्य के लिए ही प्लेटो साम्यवाद की बात करता है। उसके पश्चात जो तीसरी असमानताएं हैं वह है, प्लेटो का साम्यवाद निषेधात्मक है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद सकारात्मक है। तो प्लेटो जहां साम्यवाद के माध्यम से कुछ जो संरक्षक वर्ग हैं उनको संपत्ति रखने से या परिवार रखने से वंचित करता है, वहीं मार्क्स ऐसी कोई बात नहीं करता है। मार्क्स का साम्यवाद सकारात्मक है, यानी कि मार्क्स एक आदर्श समाज को प्राप्त करने के लिए मार्क्स अपने साम्यवाद को देता है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद निषेधात्मक है, यानी कि वो व्यक्ति को कुछ करने से रोकता है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद ऐसा व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं है, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए हम प्लेटो के साम्यवाद को निषेधात्मक कह सकते हैं, जबकि मार्क्स को साम्यवाद को सकारात्मक कह सकते हैं। उसके पश्चात जो चौथी विशेषता है वो है, प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक और मार्क्स के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक। तो हम जब देखते हैं कि प्लेटो ने अपने जो साम्यवाद को दिया है उसके माध्यम से वह जो शासक वर्ग है उसको उत्तम स्थिति में लाना चाहता है, शासक को समस्त प्रकार के दुर्गुणों से दूर करना चाहता है, जबकि मार्क्स एक ऐसे साम्यवाद की कल्पना करता है जहां आर्थिक साधनों पर क्या हो, सभी व्यक्तियों का, राज्य के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों का समान नियंत्रण हो। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वह राजनीतिक है, उसका उद्देश्य जो है राजनीतिक उद्देश्य है, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है। उसके पश्चात अगली जो विशेषता है वह है, दोनों साम्यवाद के माध्यम से न्याय करना चाहते हैं, किंतु दोनों का न्याय भिन्न है। अगर हम प्लेटो के न्याय को देखें तो प्लेटो ने न्याय क्या कहा है, प्रत्येक व्यक्ति वह कार्य करे जिसके लिए जिसकी उस पर क्षमता है और दूसरे के कार्यों पे हस्तक्षेप न करे, यानी कि अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्यों पर हस्तक्षेप न करना प्लेटो का न्याय है। और उस न्याय की प्राप्ति हेतु प्लेटो ने अपने साम्यवाद को दिया है। और जो मार्क्स है कहीं ना कहीं उसका न्याय भिन्न है। उसका न्याय यह है
कि जब आर्थिक संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का नियंत्रण बराबर होगा, यानी कि जितनी भी एक राष्ट्र के भीतर राज्य के भीतर संपत्ति है, उस संपत्ति पर उस देश में रहने वाले समस्त व्यक्तियों का समान नियंत्रण होगा। जैसे हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं, अगर एक देश के भीतर सोना है तो सोना सबका नियंत्रण समान होगा, चाहे वो, और जो शासन है, शासन यानी कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा ही उसका क्या किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में कुछ विभाग सरकारी विभाग हैं और कुछ विभाग प्राइवेट विभाग हैं। तो जो सरकारी विभाग हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है उसी प्रकार की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं हमें साम्यवादी देशों में देखने मिलती है। तो उस प्रकार की प्रणालियों से आप साम्यवाद की कल्पना कर सकते हैं। तो जो मार्क्स का साम्यवाद है कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो आर्थिक संसाधन है उसमें समान अधिकार देने की बात करता है। इसलिए जो मार्क्स का न्याय है वो भिन्न है और जो प्लेटो का न्याय है वो भिन्न है। दोनों ही न्याय करना चाहते हैं व्यक्ति के साथ, किंतु न्याय के तरीके दोनों के भिन्न भिन्न है। इस आधार पर भी इनकी प्लेटो के न्याय की और मार्क्स के न्याय की असमानता को हम देख सकते हैं। उसके पश्चात प्लेटो का साम्यवाद निराशावादी व प्रगति विरोधी है, मार्क्स का साम्यवाद प्रगतिशील व आशावादी है। प्लेटो का साम्यवाद निराशावादी इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति को कुछ करने से रोकता है, संपत्ति रखने से रोकता है, परिवार रखने से रोकता है, इसलिए हम इसे निराशावादी कह सकते हैं। क्योंकि बिना संपत्ति के, बिना परिवार के किस प्रकार का जीवन होगा उसको आप अगर कल्पना करके देखें तो आपको निराशा से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाएगा। क्योंकि परिवार के माध्यम से भले ही कुछ बाधाएं व्यक्ति के जीवन में आती हों, किंतु परिवार के मध्य वह अपने जीवन को नीरस नहीं मानता या नीरस नहीं होने देता। नीरस का अर्थ है उसके जीवन में रस बना रहता है। रस बना रहने का अर्थ है कि वह कभी खुशी होता है, कभी गम में रहता है, तो उससे उसके जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ हलचलें होती रहती है। जबकि अब जब परिवार ही नहीं होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं एक सन्यासी का जैसा जीवन होता है वैसा जीवन व्यक्ति का हो जाएगा। और सन्यासी का जीवन अगर व्यक्ति का जीवन हो जाए तो वह फिर समाज में रहने के लायक नहीं रहेगा। आप देखते भी होंगे कि सन्यासी समाज में नहीं रहते, सन्यासी समाज से काफ़ी दूर रहकर निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस निराशावादी साम्यवाद की कल्पना प्लेटो करता है, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वो प्रगतिशील है। उसमें व्यक्ति को आर्थिकी प्राप्त करने का अधिकार है, व्यक्ति को परिवार रखने का अधिकार है, और उस साम्यवाद के माध्यम से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि वह संपत्ति पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार की बात करता है। इसलिए हम जो प्लेटो का साम्यवाद है उसको आशावादी कह सकते हैं और जो प्लेटो का साम्यवाद है उसे निराशावादी कह सकते हैं। उसके पश्चात प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की पृथकता में विश्वास करता है, जबकि मार्क्स दोनों को एक ही वस्तु के दो पक्ष मानता है। तो मैंने जैसा आपको प्लेटो के साम्यवाद में बताया कि प्लेटो आर्थिक शक्ति को जो निम्न वर्ग है और सेवी वर्ग है उसके पास रखना चाहता है, जबकि राजनीतिक शक्ति को जो संरक्षक वर्ग है उसके पास रखना चाहता है। सॉरी। इसलिए प्लेटो का जो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की पृथकता में विश्वास है हम कह सकते हैं, जबकि मार्क्स इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता है। मार्क्स दोनों ही शक्तियों को क्या है, कम से कम जो मार्क्स इस प्रकार की विभिन्नता नहीं करता है। तो इस आधार पर भी हम मान सकते हैं कि प्लेटो का और मार्क्स के न्याय सिद्धांत में कहीं ना कहीं हमें विविधता देखने को मिलती है। उसके पश्चात अगली जो असमानता हो सकती है वह है जो प्लेटो का साम्यवाद है वह एक राज्य तक सीमित है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का है। तो प्लेटो अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, राज्य की समस्याओं से निजात पाने के लिए अपने साम्यवाद को रखता है, अपने साम्यवाद के विचार को रखता है, जबकि मार्क्स जो है वो विश्व के संपूर्ण विश्व में जो आर्थिकी को लेके संघर्ष है, आर्थिकी को लेके दो वर्गों का निर्माण हो रहा है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, तो उस अमीरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए
कम से कम हम यह मान सकते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो संपूर्ण विश्व के लिए है, उस अमीरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए है, जबकि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो राज्य के भीतर तक सीमित है और राज्य की समस्याओं से निजात पाने के लिए है। उसके पश्चात जो अगली असमानता है वह है प्लेटो वर्ग समन्वय के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, जबकि मार्क्स वर्ग संघर्ष के माध्यम से। प्लेटो के न्याय में हमने पढ़ा था कि प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और सेवी वर्ग। तो इन तीनों के माध्यम से इन तीनों का अपने अपने कार्यों को करेंगे तो उससे क्या है, आदर्श राज्य की स्थापना होगी। प्लेटो ऐसा मानता है, जबकि जो मार्क्स है वह मानता है कि समाज में 2 ही वर्ग हैं, एक है अमीर और एक है गरीब, और जो अमीर वर्ग है उसकी संख्या कम और जो गरीब वर्ग है उसकी संख्या अधिक है। जो अमीर वर्ग है उसके पास समस्त संसाधन है, जबकि जो गरीब वर्ग है उसके पास संसाधन नहीं है। जो अमीर वर्ग है उसके पास समस्त संपत्ति है, जबकि जो गरीब वर्ग है उसके पास संपत्ति नहीं है, ऐसा प्लेटो मानता है। और प्लेटो मानता है कि इन दोनों के मध्य जब संघर्ष होगा तभी क्या है, आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य की बात प्लेटो ने तो आदर्श राज्य की बात की है। मार्क्स से भी एक आदर्श स्थिति तक पहुंचना चाहता है, साम्यवादी समाज तक पहुंचना चाहता है, तो उस तक वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, मार्क्स का ऐसा मानना है। जबकि प्लेटो वर्गों के मध्य समन्वय के माध्यम से अपनी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। और अंतिम जो असमानताएं हैं वो है प्लेटो का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद और मार्क्स का आर्थिक। तो प्लेटो ने क्या है, पत्नियों को भी साम्यवाद में रखा है और पत्नियों को, व्यक्ति को पत्नियों संपत्ति से और पत्नियों से दूर रहने की बात की है। जबकि मार्क्स जो साम्यवाद है वो संपत्ति रखने की बात करता है, वो संपत्ति से दूर जाने की बात नहीं करता है। तो आज के वीडियो में हमने समझा प्लेटो के पत्नियों और स्त्रियों के साम्यवाद को। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको आपके ज्ञान में आज के वीडियो के माध्यम से वृद्धि हुई होगी, और अगर वृद्धि है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।